जो भी मेरा भाई बहन यहाँ खड़ा है वो बैठ जाओ, मेरी इज्जत रखो। ऐसा ना हो मीडिया के लोग जाके कहें कि यार वो तो वहां तो जो लोग थे वो भीड़ थी, उनका कोई पता नहीं था। मैंने तुम्हें अपने खून से सींच रखा है, तुम भीड़ नहीं, तुम योद्धा हो समाज के। तो भीड़ बैठ जाओ मेरे कहे से मेरे भाइयों, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज छतरपुर की ऐतिहासिक धरती, यहां उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, ओबीसी महासभा और मेरे परिवार के जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो नौजवान साथी हों, बुजुर्ग हों, भाई हों, बहनें हों, माएँ हों, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं जानता हूं जगह कम है, तुम्हारी संख्या ज्यादा है, लेकिन संभालो खुद को। बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे वालों को दिक्कत होती है, तुम बैठ जाओगे तो हमारे पीछे वाले भाई को हिम्मत मिल जाएगी। जो आगे खड़े हैं उनसे कह रहा हूं बैठ जाओ। सम्मानित साथियों, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं भाई आरडी प्रजापति जी को कहना चाहता हूं, यहां आओ, मेरे पास खड़े होके मेरे भाई। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारी तरफ उठने वाले आपको चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा, मेरा वचन है, तुम्हें इस बात को याद रखना। और यहाँ के शासन प्रशासन को भी कह रहा हूं, ये मत समझना आरडी प्रजापति अकेला ये मेरा भाई है। बहुत अगर गुंडागर्दी दिमाग में चढ़ी हो तो याद रखना, चुनाव खत्म होगा, सरकार भी बदलेगी, नौकरी करोगे तुम लोग यही। कोई गलत फहमी दिमाग में मत रखना, मुकाबला बाबा साहब के बच्चों से है, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, याद रखना। बैठ जाओ, याद रखना ये मेरा भाई है, दोबारा कह रहा हूं। बहुत सोच समझ के छतरपुर में आज बहुजन स्वाभिमान सम्मेलन में पहुंचे आप सब भाइयों को पुनः धन्यवाद करता हूं। मुझे एक बहुत जरूरी बात आपसे कहनी है। इस मंच पर हमारी बहनें जो महिला नेता हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे आजाद समाज पार्टी के दोनों प्रभारी मोहनलाल जी और रविंद्र कुमार भाटी जी भी मौजूद हैं। यहाँ हमारे और तमाम नेता भाई सुनील अस्ते जी, सुनील बैरसिया जी, राहुल वाल्मीकि जी, सत्येंद्र सहगल जी, राजवीर जी, अशोक जी, देवदीन अहिरवार जी, चंदन अहिरवार जी, तमाम साथी हमारे मौजूद हैं। भाई प्रदीप जी भी मौजूद हैं और भी हमारे सम्मानी नेता मौजूद हैं। रुपेश जी हैं, नीरज भाई हैं। उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं कि अपने मेहनत की कमाई से भाई रणवीर जी, उन्होंने फिर से ये मध्य प्रदेश के छतरपुर से ऐलान किया कि अब गुलामी की बेड़ियां हम लोग काट देंगे मध्य प्रदेश में। अब हम बैसाखियों के सहारे नहीं रहेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। ये लड़ाई आज की नहीं है सम्मानित साथियों, ये लड़ाई आजादी से हजारों साल पहले की है। हम इस देश में शासक हुआ करते थे, वहां अफगानिस्तान, ईरान तक हमारा राज हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहदर तक हमने यहाँ सैकड़ों साल राज किया इस देश में। और जब हम लोग राज करते थे तो ये देश सोने की चिड़िया होता था। न किसी को अन्न की, न ढकने के लिए, तन पे ढकने के लिए कपड़े की, न सुरक्षा की, न तमाम तरह की किसी परेशानी की, न ही कोई गैर बराबरी थी। सब लोग मिलजुल के राज करते थे, सब लोग मिलजुल के रहते थे। ऐसा राज हमारे महापुरुषों ने इस देश में रखा। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको जानना चाहिए कि जिनका राज हुआ करता था वो इस भारत में गुलाम क्यों बने।
जब तक आप इस बात को नहीं जानोगे तब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे। जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे तब तक आप अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए नहीं खड़े हो सकते। इसलिए आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी। मैंने आपसे अपील की थी कि आप बैठ जाओ, बहनें बैठी हैं वहां, इससे समझौता नहीं कर पाऊंगा। बहनों के सम्मान से सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मां बहनों के सम्मान से समझौता कोई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात याद रखना। आप जानते हैं, एक मेरे परिवार में जब मेरी बहन की शादी पे जो अपमान हुआ, वो अपमान मुझे यहाँ खींच रहा छतरपुर की धरती पे। मैं उस पर भी बात रखूंगा, लेकिन पहले इतिहास पे आपसे बात कर लूं। मैं आदेशित करके आपसे कह रहा हूं कि यहाँ बहनों के पास वाले लोग बिल्कुल ना खड़े हों, चाहे उनको कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़े। आप महापुरुषों का खून हो, अपनी ताकत को पहचानो। ये वॉलेंटियर चुप होकर बैठ जाओ यहीं। ये वॉलेंटियर बहुत परेशान कर रहे हैं, बैठ जाओ, इनको बैठाओ। तुम्हारा काम अब खत्म हो गया, अब समाज अपने आप रक्षा करेगा, बैठो। वो जो वहां है उनको हटाओ उस बॉर्डर से। ये वॉलेंटियर बैठे, वॉलेंटियर बैठे। समाज बहुत ऊर्जावान है, यहां से हट जाओ आप लोग, बस बहुत अच्छे। ये वॉलेंटियर सारे बैठ जाएं, अपनी रक्षा हम खुद करेंगे, बैठ जाओ। ये समाज खुद करेगा रक्षा। आप सुनो, मेरी बात पे गौर करो। आजादी से पहले बाबा साहब अंबेडकर, फूले साहू, पेरियार, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, सर छोटू राम, और आजादी के बाद महामना रामस्वरूप वर्मा, संत राम बीए प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू शिवदास चौरसिया जी, इन महापुरुषों ने अपने खून से इस आंदोलन को सींचा। क्यों सींचा, ये भी आपको जानना चाहिए। आजादी से पहले जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था थी, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को ना पढ़ने का अधिकार दिया, ना नौकरी करने का अधिकार दिया, ना जमीन रखने का अधिकार दिया, ना बिजनेस करने का अधिकार दिया, ना अच्छे घर बनाने का अधिकार दिया, ना घूमने की आजादी दी, ना संसाधन रखने का आधार दिया। फिर हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी। महामना ज्योतिबा फूले और उनके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें पढ़ाने लिखाने का काम किया, हमारे लिए स्कूल खोले। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने पहले मिशनरी स्कूलों में, फिर उसके बाद जो यहाँ के स्कूल थे उनमें पिछली दरवाजे पे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर पढ़ाई करने के लिए विदेश गए और विदेश से पढ़ के आके आपके हक अधिकारों के लिए लड़े। अगर 4-6 लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो खींच के बिठा दो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि रक्षा सुरक्षा करना सीखो, वरना ये पाखंडी तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारा वजूद खत्म कर देंगे। खींच के बिठाओ। तुम ताकतवर कौम हो, अपनी ताकत को पहचानो। कब तक मांगते रहोगे, कब तक उम्मीद करोगे तुम लोग? ये जो बीच में लोग खड़े, बिठाओ, जोर लगा के बिठाओ उन लोगों को। ये आपको और मेरी बात के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको कोई अधिकार नहीं इन लाखों लोगों को परेशान करने का। इनको जोर लगा के बिठाओ, एक टांग पे बिठे रहे। ये वॉलेंटियर तुम लोग हटो, तुम्हारे बस का नहीं, तुम इधर रहो। ये तो समाज करेगा अपना काम, तुम हटाओ लाठियां। ये लाठियां जिनके लिए दिखानी है उनको दिखाना, इनको मत दिखाओ। नीचे बैठो, जोर लगा के बिठाओ मेरे नौजवान साथियों, खींच के बिठाओ, खींच के बिठाओ। और मत खड़े होने देना, अपने बराबर में चेस्टा का भाई हो, पकड़ के रखना। कैसे रखोगे पकड़ के? सीख जाओगे धीरे धीरे सारी चीजें। चलो अब गौर करो मेरी बात पे। बोलूं? नहीं, अभी आवाज आ रही, मैं नहीं बोलता, पहले चुप होने दो लोगों को।
नहीं, पहले चुप हो जाओ आप लोग, तब बोलेंगे। अगर आप कहोगे नहीं बोलना तो नहीं बोलेंगे। बहनों का धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों। देखो, महिला दुनिया में सबसे ताकतवर होती है। महिला 9 महीने अपने पेट में रख के बच्चे को जन्म देती है और खुद गीले सूखे में रहती है। इसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। मैं आज इस मातृ शक्ति को नमन करता हूं दोनों हाथ से। वो डटी हुई है, बहुत बहुत बधाई उनको। अब मेरी बात पे गौर करो। आपको इस देश में कोई भी अधिकार रोने चिल्लाने मांगने से नहीं मिला। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। मैं बात कर रहा था आजादी की। जब देश आजाद हुआ, व्यवस्था के कारण जो लोग गरीब थे वो गरीब रहे और जो अमीर थे वो अमीर रहे। पहली जो अंतिम सरकार बनी उसमें चुनाव नहीं हुआ। वो चुनाव हुआ, बिना चुनाव हुए सरकार बनी। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने और जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने वादा किया कि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम करेंगे। और आज तक भी हम इस उम्मीद पे है कि कब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, क्योंकि दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन संविधान कहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो भारत का संविधान है। आगे बढ़ो। लड़ाई यहां तो शुरू हुई थी, फिर जो गरीब था, सरकार ने सब लोगों को रोजगार नहीं दिया, क्योंकि भारत में सरकारी और प्राइवेट 7% रोजगार है, 2% सरकारी और 5% प्राइवेट। उसके बाद लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन हाल क्या है, सारे लोगों को 30 दिन मजदूरी नहीं मिलती, सारे किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता, किसानों पे प्राकृतिक मार होती है। यानी कि सरकार ने किसी भी तरह इस इतने बड़े समाज को अपने पैरों पे खड़ा होने के अवसर नहीं दिए। थोड़ी बहुती अगर अवसर मिले तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था थी, उस आरक्षण व्यवस्था के कारण जो कुछ नौकरियां मिली, उससे हमारे लोग अपने पैरों पे खड़े हुए। इसलिए जब हमारे लोगों ने अपने महापुरुषों की बात मान के पढ़ना शुरू किया, मंदिर को छोड़ के स्कूल जाना शुरू किया, तो इनमें चर्चा हुई कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो ये तो कुर्सी पे बैठ जाएंगे। अगर ये कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो ये राज करेंगे, और अगर ये अपनी वोट की ताकत को समझ गए तो हम इस देश में इनके अधीन हो जाएंगे। 56 के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब जाकर ये सत्संग और धार्मिक आयोजन होने शुरू हुए। उसके बाद हमारी बहनों को, माओ को, चाची ताऊ को, ताइयों को, बुजुर्गों को किस तरह से धार्मिक आडंबर में फंसा के, उनको शिक्षा से दूर करके, जो गरीबी, बेबसी, इनकी व्यवस्था में जो संसाधनों का वितरण गलत तरीके से हुआ, गैर बराबरी कारण हुआ, जो गरीबी हमारे लोग झेल रहे थे, उससे दूरी होने का इन्होंने रास्ता बताया कि आप हमारे सत्संग में आओ, हम यहां से आपकी गरीबी दूर कर देंगे, आपकी बीमारी दूर कर देंगे, आपके बच्चों को रोजगार दे देंगे, आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। जो समाज हजारों साल गुलामी में रहा था, उस समाज को लगा कि हो सकता है इन आश्रमों में जाके, इन सत्संग में जाके, मंदिरों में जाके और तमाम तरह के धार्मिक आयोजनों में जाके शायद हमारी मुक्ति हो जाए। अपनी गरीबियों को खत्म करने के लिए, अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, अपने परिवार में जो बीमारी आ गई है, उस बीमारी को खत्म करने के लिए वो इन बाबाओं के पास जाते हैं। और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते हैं। हमारा खाके अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना, इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए छतरपुर आया। हम इनके यहाँ पैसे देते हैं, आप चेक करो। और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं कि बदलेगी सरकार।
तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच ना कराई, तुमने किस तरह हमारे लोगों की जमीन दबाई दलित पिछड़ों की, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। याद रखना, क्या तुम अभी की सरकार के भरोसे बैठे हो? याद रखना, निजाम बदले। ये बैठो, फिर नालायकी करने लगे हो। बैठ जाओ अपनी जगह। ये व्यवस्था करने का काम पुलिस के लोगों का था। ये बैठे तमाशा देख रहे हैं, तनख्वाह हमारे लोग टैक्स से लेते हैं। अगर ऐसा ही आयोजन सरकार के लोगों का होता तो यहां खड़े होते बीच में और ध्यान रख रहे होते। चिंता मत करो, बदलेगी सरकार, इनकी सुरक्षा करते नजर आओगे आप लोग कुछ दिन बाद। ध्यान रखना। एक मिनट चुप हो जाओ। तुम्हारे आसपास एक 10 साल का बच्चा होगा, उसका नाम है प्रिंस। क्या कपड़े पहने? लाल पैंट पहना, सफेद शर्ट और लाल पैंट। अगर तुम्हारे पास कोई 10 साल का बच्चा आसपास हो तो उसको मंच पे ले आओ। उसकी माँ आ गई है, उनको परेशान है। या बाबा की पर्ची की जरूरत नहीं है, आपकी पर्ची से काम हो जाएगा। देखो अपनी निगाहों करके, 10 साल का बच्चा है प्रिंस। कहाँ है? ले आओ, ले आओ। अरे हमारा पर्चा, तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ। आ जाएगा, आ जाएगा, बैठ जाओ। बैठो, अब जरा बात सुनो। प्रिंस आ जाएगा, तुम्हें भी प्रिंस बनना है देश में। बैठ जाओ। ये लड़ाई तुम्हें प्रिंस बनाने की लड़ी जा रही है, चिंता मत करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बात सुनो, गौर करो। फिर इसलिए ये हमारे लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं कि हम आपकी जिंदगी में जो परेशानियां उनको खत्म कर देंगे। इसलिए उन परेशानियों से मुक्ति के लिए हमारे लोग इनके पास जाते हैं। फिर ये हमारा शोषण करते हैं, फिर ये हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, और फिर ये हमें ही नीचा दिखाने का काम करते हैं। अब मैं आपसे कुछ और बात कर लूं, मैं इन पे आऊंगा, आपको धाम धूम पे आऊंगा, ये बाद का काम है। पहले काम की बात सुनो। हमने एक आयोजन, मैं आया था 12 फरवरी के बाद उज्जैन में, जब भाई किशन लाल जी के परिवार से मिलने के लिए। मैंने आपको मध्य प्रदेश का एक सच बताया। सच क्या था कि आज भी आजादी के 75 सालों के बाद लोगों के पास पक्के मकान नहीं। मैंने बताया था ना आपको, हम लोग उसका डेटा भी तैयार कर रहे हैं। अगर आदमी कुत्ता भी पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता है? बताओ। अगर गाय पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता है? बताओ। अगर बकरी पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता है? बताओ। पानी देना यार। ये सरकारें आपको कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी से भी ज्यादा कमजोर मानती है। इसलिए इनको नहीं लगा कि जब बरसात आएगी इनके घर चुएंगे। ये बहनें जिनके सम्मान की बात करती है, ये कहां रहेंगी? ये माएँ रात में जब बरसात आएगी कहां जाएगी जब मकान चुएंगे? इन्होंने आपकी परवाह नहीं की। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि डेटा तैयार करो, और हर जिला मुख्यालय पे हम लोग आंदोलन करेंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भोपाल जाके, और मध्य प्रदेश के हर घर को जो कच्चा मकान है उसको पक्का मकान दिला के रहेंगे। ये हमारा वादा है। जब मैं आपके अधिकारों की बात करूंगा, ये आपको गुमराह करने की बात करेंगे। फिर पहले डाटा तैयार होने के बाद अगला रास्ता भी आपको बता रहा हूं, गौर से सुनना। इस देश की सारी सरकारी जमीनों पे, क्योंकि आजादी के बाद मैंने आपको कहा कि किसी को अवसर नहीं दिया गया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो सारी सरकारी जमीनें हमारी है। काशीराम साहब हमारे नेता, जिनकी जयंती हमने मनाई अधिवेशन के रूप में, वो कहते थे जो जमीन सरकारी वो हमारी। इसलिए हम जो अगला आंदोलन चलाएंगे, हमारे नेता लोग सुन लो, कि हर व्यक्ति को
खेती करने योग्य भूमि मिलनी चाहिए, हर परिवार को जमीन मिलनी चाहिए। आंदोलन हम लोग चलाएंगे। मेरा अंतिम लक्ष्य इस देश के बहुजन समाज को अपने पैरों पे खड़ा करना है। वो जो हाथ फैलाता है हर चीज के लिए, बिटिया की शादी करनी हो उधार लेगा, अपने बच्चे को पढ़ाना हो उधार लेगा, लोन लेगा, मकान बनाना हो उधार लेगा, लोन लेगा। मैं आपका हाथ फैलाना बंद करवा दूंगा, मैं आपका हाथ ऐसे करवा दूंगा। आप लोग याद रखना, आगे बढ़ो। ये आंदोलन दूसरा आंदोलन है, हमारा तीसरा आंदोलन चलेगा। उसके बाद हर परिवार को एक रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारा आंदोलन इस मध्य प्रदेश में चलेगा दूसरे आंदोलन के बाद। उसके लिए भी हम लोग इसी तरह से सरकार को मजबूर करेंगे। फिर आगे बढ़ो। अगर ये सरकार नहीं देगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप पे दो रास्ते हैं। चाहे तो बैसाखियों के सहारे रहो, चाहे किराए के मकान में रहो, या फिर अपने आंदोलन को इतना ताकतवर करो कि यहां इस मंच पे बैठे, आपके बीच में बैठे गरीब के बेटों को भी आपकी लड़ाई लड़ने का अवसर मिले। और जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि जिन्होंने 75 साल में आपको जानवर से ज्यादा कुछ नहीं माना, उनका साथ छोड़ के आपको अपने आंदोलन को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, मैं उस दिन कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला मध्य प्रदेश में कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। मेरा वादा है आप लोगों को। क्या दोबारा किसी सेना ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे आपके अधिकार के खिलाफ? एक बार आपने ताकत दिखाई, एक बार में सबको पता लगा कि इनको मत छेड़ना। एक बार आपने ताकत दिखाई थी 2 अप्रैल को। मैं इस मध्य प्रदेश की भूमि को नमन करता हूं। ये क्रांतिकारियों की भूमि है, इतिहास गवाह है। बुंदेलखंड हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, डबरा हो, आप लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन भी अपने खून से सींचने का काम किया। आपका कोई तोड़ नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों। मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप ये बताओ पूरी ईमानदारी से, जब ही आपके अधिकारों के खिलाफ आंदोलन इस प्रदेश में हुआ, क्या कोई नेता आपके पक्ष में बोला? अपने सच्चे मन से हाथ उठा के बताओ, बोला है नहीं बोला? नहीं बोला ना। यानी कि अगर आपके अधिकार छीन में जाएंगे तो नेताओं को फर्क नहीं पड़ता ना। पहली बात, जब अब मेरे परिवार का यहां अपमान हुआ इसी छतरपुर की धरती पे, और एक गुंडा मेरे परिवार को अपमानित करता है, डराने का काम करता है, आप बताओ कोई नेता बोला आपके पक्ष में जब तक भीम आर्मी नहीं खड़ी हुई? यानी कि जिन्हें आपके मान सम्मान से भी मतलब नहीं, जिन्हें आपके वजूद से भी मतलब नहीं, आपको उनको ताकत देनी भी बंद करनी पड़ेगी मेरे बहुजन समाज के लोगों, वरना वो आपसे ताकत लेंगे। देखो, गौर करो मेरी बात पे, आप जिसको वोट दोगे वो ताकतवर होगा, ठीक है? जो ताकतवर होगा वो अपने बच्चों को ताकतवर करेगा। आप मुझे वोट दोगे, कौन ताकतवर होगा? मैं ताकतवर हूंगा तो तरक्की किसकी होगी बताओ? ना मुझे यहां से विधायक बनना, ना मुझे यहां से एमपी बनना, ना मैं यहां मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मैं तो आप लोगों को आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए यहां मध्य प्रदेश में आया, बस। क्या मैं इस सरकार के आगे हाथ फैला रहा हूं अपनी किसी मांग के लिए? ना मुझे कोठी चाहिए सरकार से, ना बंगला चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, ना इनका कोई साधन चाहिए, मगर मुझे एक चीज चाहिए। हजारों साल मेरे लोग अब इस देश में अन्याय का सामना करते रहे, और मेरे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों कुर्बानी देके गए। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये है प्रिंस, प्रिंस को एक एक करके आगे भेजते जाओ, बहुत बहुत, और बैठे रहो। देखो, पता लगाना किसके पर्चे में ज्यादा दम है।
प्रिंस के लिए रास्ता बना दो, बहुजन समाज के योद्धाओं रास्ता बनाओ। ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है देश दुनिया में, सब लोग जानते हैं। आप लोग बैठ जाओ, प्रिंस को आने दो और प्रिंस को अपनी मां को सौंप दो। अब मेरी बात पे गौर करो, समय कम है। आप आज आए हो, यहां जाना चाहिए था उस गुंडे को जेल, लेकिन सरकार ने जेल नहीं भेजा। जब मैंने घोषणा कर दी, पहले मैंने भाई सुनील बैरसिया जी को भेजा और आरडी प्रजापति जी को, मैंने इनसे कहा भाई जाओ, ओबीसी महासभा के लोगों से कहा भाई जाओ और जाके देखो कि क्या है सही मामला। प्रिंस को भेजो, जल्दी अंदर भेजो, भेज दो, बहुत अच्छे। ऊपर भेज लो, यहां से ऊपर ले लो। अब आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, समय कम है मेरे पास। उनकी मां को सौंप दो, बस चुप हो जाओ। 20 मिनट और है, हिम्मत रखो, तुम्हारी हिम्मत जवाब तो नहीं दे रही है। तो उसे पाखंडी को जाना चाहिए था जेल, उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे लगा श्रेणी कर्मचारी घोषित करने बाबत समर्थन करता हूं, इनसे भी कहता हूं आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, आपके घोषणा मांग पत्र को घोषणा पत्र में बदल लेने जाओ। मेरे पास यहां हुए कई अन्याय की एप्लीकेशन आई है। एक मामला है छतरपुर का, ग्राम हमा में स्थित संत रविदास मंदिर को राजस्व खतरा नक्शा दर्ज कराने बाबत मैं यहाँ की लीडरशिप से कहता हूँ, यहाँ के प्रशासन से बात करके इनकी इस मांग के लिए, इस मांग को पूरा कराने के लिए काम करें। पहली बात। एक मामला है जहां ये पुलिस अधीक्षक के लिए है, छतरपुर गोकुल में महेश रंजन की भैंस हमारे खेत में मूंगफली की फसल उसने खराब कर दी और इनके साथ अन्याय हुआ है। इनका मुकदमा लिखा है, इनको आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इनका संज्ञान लें, इनकी मदद कराएं। एक और मामला है श्री 1008 बिहारी नू मंदिर बमनोरा कला में दुकान दिलवाने बाबत, इनकी भी मदद करें। एक मामला है, ये हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनमें आपस में झगड़ा हुआ है। मैं तो ये चाहता हूं कि इनके मामले को निपटा दिया जाए, बहुजन समाज के लोग आपस में ना लड़े, और अगर कोई अन्याय कर रहा हो तो कानून शपथ उसकी लड़ाई को लड़ा जाए। इनकी मदद करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ये छतरपुर पुलिस के लिए इसमें जाके कार्रवाई कराएं। एक और मामला है जो पन्ना पुलिस अधीक्षक के लिए है, ये तो पन्ना जिला नहीं है मगर हमारे नेतागण इस पे भी ध्यान दें, इनकी मदद कराएं। और अब इतना समय नहीं बचा भैया, ये एक नारा क्या है, आपस में लड़वाते हैं तो SC ST OBC भाईचारा में। हाँ, अभी बोल रहे। एक और बात गौर करो, ऐसे हाथ करो। संविधान की प्रस्तावना निकालो, जल्दी निकालो प्रस्तावना। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी ना मध्य प्रदेश के लोगों, मेरा काम छूटेगा और कुछ नहीं, बाकी तो छूट जाने दो, कोई फर्क नहीं। खुलने नहीं है, ऐसे कर दीजिए छोड़ दो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज का दिन हमारा है, यहाँ 17 तारीख को इस संकल्प लेते हैं कि हम भारतीय संविधान को सुरक्षित रखेंगे और उसको पूर्ण रूप से लागू कराएंगे। एक और संकल्प करो, अगर आप मुझसे विश्वास करते हो, मेरे अंदर मुझ पे प्यार करते हो, तो कि हम SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन साजिश करके लड़ा के हमें बांटने का काम करेगा। हमें बंटना नहीं, हम सदियों से बढ़ते आए हैं। अगर आप इन धामों में नहीं जाओगे तो इन पाखंडियों की दुकानें बंद हो जाएगी, याद रखना मेरी बात। वहां धर्म नहीं, धंधा चलता है। आप धंधे में शामिल ना हो, धंधा बंद, दुकान बंद। आप किसने गलती की? धंधे वालों ने। फिर आऊंगा छतरपुर। इस बार पर्ची यहां नहीं निकलेगी, वहीं निकलेगी जिनकी निकलनी है। पर्ची निकली ना, अपनी पर्ची, बच्चा मिला ना, ऐसे निकलेगी जैसे 10 मिनट में प्रिंस की निकली, ऐसे निकलेगी। इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं है। गरीबी में जी रहे हो, भूखे प्यासे पेट जी रहे हो, पढ़ाई के लिए पैसे, घर चलाने के लिए पैसों से मोहताज हो। इसलिए कह रहा हूं कि अपनी ताकत बना लो मेरे लोगों। जय भीम, हमारी एकता जिंदाबाद।